नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री बालाजी एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने देखा था कि हार्ट हमारा किस तरीके से काम करता है। अब आगे हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बॉडी में यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आके ये हमारा एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर आने के बाद फिर बाद में वो यहाँ वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ एक वाल लगा होता है जो कि उसे वापस ऊपर नहीं जाने देता। और फिर बाद में जब उसको ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये यहाँ से बाहर निकल कर पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा और सारे ये जो ब्लड होगा वो पूरे बॉडी में जाएगा और सारे सेल्स को ऑक्सीजन देता चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे लेता चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से आएगा, एंटर होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और जैसे ही बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ये फिर यहाँ से निकलकर पूरे बॉडी में ये फिर कहाँ चला जाएगा, एल्वेली में चला जाएगा। एल्वेली में जाएगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ऑक्सीजन लेगा और फिर वापस से यहाँ एंटर करेगा। और इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो इस चीज को ध्यान से समझाया भी गया है। यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा इस तरीके से, पूरे बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर वहाँ से वापस आएगा। ठीक है, ये ब्लड फिर वापस से लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर वापस यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आपका काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से गया फिर लंग्स के पास गया और लंग्स से फिर सीधा हार्ट पे और हार्ट से फिर बॉडी में। इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले उसको हार्ट पे आना ही पड़ेगा। Oxygen enters the blood in the lungs. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. अब हमने इस बारे में कल भी बात करी थी कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियम वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल और राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब ये दोनों मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? इनके बीच में एक लाइन होती है और एक दीवार की तरह होती है। तो ये मिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर मिक्स हो जाएंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स होकर फिर बाद में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। समझ में? फिर आप उनको अलग नहीं कर सकते। जैसे दूध और दही है तो उनको अगर आप अलग करना चाहो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है ये चीज़? तो वैसा ही यहाँ पर भी होगा। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस जो होती है, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स वगैरह होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। भाई सीधी बात है, जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो उनको हार्ट के चैम्बर भी ज़्यादा चाहिए, और जिनको कम ऑक्सीजन चाहिए तो उनके हार्ट के चैम्बर कम होंगे तो भी चलेगा। एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉग पानी के अंदर भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्फीबियन कहेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़्यादा है तो आपके बॉडी के अंदर चैम्बर ज़्यादा होंगे। अगर आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट कम है ऑक्सीजन की तो आपके बॉडी के अंदर चैम्बर्स कम होंगे। ठीक है, और यही वजह है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो इस तरीके से सरक सरक के जाने वाले, ठीक है, सांप वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। ठीक है, अब इनके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए तो भी चलता है। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स। ठीक है, ह्यूमन में 4 होते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह में 3 होते हैं और फिश के अंदर 2 ही होते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। एक मिनट। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीडेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड होता है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन जो होता है सीधा गिल से ही ले लेगा। ठीक है, और वहीं से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसको कोई लंग्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है। और इसी वजह से वहां पर क्या होता है? 2 ही चैम्बर में काम चल जाता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इस तरह से कोई सिस्टम है नहीं कि भाई आपको जो है बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जो है उसको कन्वर्ट करना है या फिर ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स करना है। यहाँ तो सीधा सिंपल है कि गिल से सीधा ऑक्सीजन ले लिया जाता है और वही ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर फैला दिया जाता है। Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passes through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. ठीक है, अब वर्टेब्रेट क्या होता है? जिनके स्पाइनल कॉर्ड होती है उनको हम वर्टेब्रेट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर फिश की हम बात करें तो बॉडी के अंदर ब्लड गया, ब्लड ने ऑक्सीजन लिया और पूरे जितने भी आपके सिस्टम है उन सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनसे लिया और सीधा गिल्स पर आ गया। ठीक है, यहां देखो, मान लो कि ये एक फिश है, यहां पर उसके गिल्स लगे हुए हैं और यहां उसका हार्ट है सपोज करो। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में गया और सीधा डीऑक्सीजनेटेड होकर यहां पर आ गया, फिर यहां से वो ऑक्सीजन लेगा और फिर इस तरीके से कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे अंदर बात करी जाए तो हमारे अंदर क्या होते हैं? चार वो होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है एक ही सर्कुलेशन में दो बार रोटेट करता है। कैसे? जैसे मान लो कि ये हमारा हार्ट है और ये हमारा लंग्स है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये हार्ट और ये लंग्स। तो पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, यहाँ आने के बाद फिर से वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर प्यूरिफाई होने के बाद, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर बॉडी में जाएगा और फिर वापस से जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल हुआ, दो बार वो घुमा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा? एक साइकिल हो जाएगा। और दो बार घूमने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्या कहा जाएगा? डबल सर्कुलेशन सिस्टम। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। वॉल ऑफ द ब्लड वॉल ऑफ ए वेसल ब्लड। ठीक है, ब्लड का जो वॉल होता है जिसमें से ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट होता है, जो आपकी वेन्स होती हैं, ठीक, आर्टरीज होती हैं, उनके ऊपर ब्लड जो होती है, जैसे वेन्स और आर्टरीज कैसे होती हैं? ऐसे ही तो होती है ना, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक। ठीक है, ब्लड जब यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इन वॉल्स के ऊपर एक वो प्रेशर लगाता है और उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड जब यहाँ से फ्लो होगा तो उसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। इस चीज़ को आप सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर पानी किसी पाइप से जा रहा है तो उस पाइप के ऊपर वो प्रेशर लगाएगा। अगर आपको ये चेक करना है तो जैसे ये पाइप है, यहाँ पर एक छोटा सा छेद करते हैं, आप देखेंगे कि जितना फोर्स पानी का होगा उतना ही तेजी से यहाँ से पानी निकलेगा। ठीक है, अगर पानी बहुत स्लोली मूव कर, बहुत धीरे धीरे मूव कर तो पानी भी बहुत धीरे से यहाँ से निकलेगा। लेकिन अगर मान लो कि आपका पानी बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो बहुत तेजी से यहाँ से आपका जो वो है वो निकलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसी को मेजर किया जाता है, जो आपने ये देखा है, इस तरह का एक सिस्टम देखा होगा जनरली घर में। अगर न करें नारायण, किसी को इस तरह की जरूरत पड़ती है तो इस तरीके से वो एक मरकरी होती है जो कि 120 mg पर होती है। The pressure of blood inside the artery during vertical systole contraction is called systolic pressure, and pressure in artery during the vertical diastole and relaxation is called diastolic pressure. The normal systolic pressure is about 120 mm of Hg, and diagnostic pressure is diastolic pressure is 80 mm of Fg. Hg क्या होता है? मरकरी होता है। ठीक है, और 80 से 120 के अंदर होना चाहिए। अब इसके अंदर दो वर्ड आए, वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर मतलब क्या होता है? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय जो प्रेशर होता है उसको हम वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। और जब वो क्या नाम है, और जब वो रिलैक्स होती है, हमारी आर्टरीज रिलैक्स होती है, उस समय जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहेंगे? डायस्टोल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक बार देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स। ट्यूब क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, उसके बारे में एक बार देखते हैं।
आर्टरीज आर वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती हैं, उसके बारे में आगे बात करूंगा। पहले मैं बता देता हूँ, आर्टरीज होती हैं वो वेसल होती हैं जो ब्लड होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या होती हैं, जो हार्ट से पूरे बॉडी तक ब्लड को ले जाती हैं। कहाँ से, हार्ट से पूरे बॉडी तक ब्लड को लेकर जाती हैं। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. Veins collect the blood from the different organ and during it back to the heart. ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर जो होता है ब्लड जो होता है हार्ट से पूरे बॉडी की तरफ जाता है, और वेन्स जो होती है वहां पर क्या होता है, बॉडी से फिर पूरे हार्ट तक जाएगा। ठीक है, अब जो आर्टरीज होती हैं वो कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। वेन्स जो होती है वो कौन सा ब्लड लेके आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आती है। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट है, यहाँ से आर्टरीज निकल रही हैं और ये क्या लेके जाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से सारी सेल तक उसने ऑक्सीजन पहुँचा दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब ये वापस से यहाँ जाएंगी, ठीक है, हार्ट तक जाएंगी। तो ये क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, जो कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जा रही है। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिएगा। इसकी जो लाइन होती है, आर्टरीज की लाइन होती है, वो काफ़ी मोटी होती है। उसके कारण ये होता है कि जस्ट ब्लड हार्ट से निकला हुआ होता है, और जैसे ही हार्ट से निकलेगा तो ऑब्वियसली हार्ट का प्रेशर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और यही वजह होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ निकलता है। और दूसरा उस आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं थोड़ी मोटी होती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। They do not need thick wall because the blood is no longer under pressure. Instead, they have walls that ensure that blood flow only in one direction. ठीक है, लेकिन अगर वेन्स की बात करें, वेन्स जैसे हम एक तरीके से आप ये मान लो कि वेस्ट, वेन इज समवॉट सिमिलर टू वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट इन द सेंस कि कार्बोनेटेड ब्लड को जो लेकर आता है उसको हम क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. Veins collect the blood from a different organ and during it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have walls that ensure that the blood flows only in one direction. Have reaching on an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells. The smallest vessel have walls which are 1 cell thick and are called capillaries. An exchange of material between the blood and surrounding cells take place across a thin wall, and the capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. ठीक है, अभी हमने एक वो देखा था, देखते हैं इसके अंदर है या नहीं है, चित्र देखा था। ओके, यहाँ देखिए, इस चीज को देखिएगा। जब यहां से ब्लड जाएगा अंदर की तरफ, यहां से ब्लड जब जाएगा तो ये देखो, ये जो आर्टरीज होगी छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। और उसी को हम क्या, ये डिवाइड किस लिए होती है, डिवाइड इसलिए होती है कि बॉडी के हर एक सेल तक ये ब्लड पहुंच जाए, इसलिए डिवाइड हो जाती है। अब ये डिवाइड होने के बाद वापस से कलेक्ट होंगी और कहाँ आएंगी, कलेक्ट होकर कहाँ आ जाएंगी, वेन्स के थ्रू फिर हार्ट में आ जाएंगी। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये जो डिवाइड हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। Where what happens if this system of tube develops a leak?
ठीक है। अगर लीक हो जाए, जैसे एक पाइप की मैंने बात करी थी अभी, पाइप में अगर लीक हो जाता है तो हमें उसे या तो रिपेयर करना होता है या पाइप चेंज करना होता है। Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the. अब अगर मान लो कि कहीं पर लीकेज होता है तो आपको उसे रिपेयर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि भाई जो भी रिपेयर लीक हुआ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जो भी बॉडी का वेस्ट है वो बॉडी से निकल रहा है, या फिर अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अब पाइप की अगर हम बात करें तो पाइप में तो अगर हम मान लो कि कहीं लीकेज होता है तो हम उसे बदल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे नसों में अगर कहीं लीकेज हो जाए तो हम पूरे नस थोड़ी बदल देंगे, तो कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा। To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. अब अगर मान लो कहीं लीकेज हो जाता है, इन केस अगर न करें नारायण, अगर आपके हाथ में कहीं पर कट लग जाता है और खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ही देर के अंदर वहां पर खून जो होता है जम जाता है। अब एक्चुअली है क्या, वो ब्लड क्लॉट्स हैं। वो ब्लड क्लॉट क्या करते हैं, वहां पर जम जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि खून बाहर नहीं निकल पाता, यानी आपका खून जो हो रहा है वेस्ट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जब कहीं कटता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो ब्लड तो निकल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में आपके उस नस का जो ब्लड प्रेशर था वो क्या हो रहा है, डाउन हो गया। और ब्लड प्रेशर डाउन होना भी अपने आप में एक खराबी होती है। तो ये दो चीजें वहां पर होती हैं। अब आते हैं लिम्फ। देर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ये लिम्फ को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into intercellular spaces in tissue to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein. लिम्फ एक्चुअली होता क्या है कि जब कैपिलरीज से ये चीजें, ब्लड जो होता है जब सेल के अंदर ट्रांसफर होता है तो कुछ जो ब्लड होता है इधर उधर फैल जाता है और उसी को हम लिम्फ कहते हैं, और इसके अंदर कम अमाउंट में प्रोटीन अवेलेबल होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू lymphatic capillaries from the intercellular spaces which joins to the form large lymph vessels that finally open into larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. ठीक है। अब जो लिम्फ होते हैं एक्चुअली क्या होता है, जब कैपिलरीज डिवाइड होती हैं तो जो आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनती हैं तो वहां पर कुछ प्लाज्मा जो होता है वो रिलीज हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और ये लिम्फ जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है और मिलकर क्या बनाते हैं, वापिस से वेन्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसे आज यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं उनको देखेंगे। मेरे ख्याल से अब 1-2 टॉपिक ही बचे होने चाहिए। 2-3 टॉपिक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।